हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स में खूनी कबूतर। उस दिन जोधपुर के उम्मेद महल में बसंतोत्सव मनाया जा रहा था। तभी लोहे के पिंजरे में बंद खूंखार आदमखोर शेर मैदान में लाया गया। है कोई शेर जो मेरे इस भूखे शेर से लड़ सके? कुछ क्षण बाद, हमें बड़ा अफसोस है कि हमारी इतनी बड़ी रियासत में एक भी माँ ने कोई शेर नहीं जन्मा। उसी क्षण लोगों की भीड़ से निकलकर एक युवक शेर के पिंजरे के सामने जा खड़ा हुआ। महाराज, मैं आपके शेर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम शेर से लड़ोगे युवक? तुम्हें शायद मालूम नहीं ये भूखा शेर है और कुछ ही देर में तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। क्षमा करें महाराज, मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ ये शेर भीगी बिल्ली बने अपनी मांद में रहते हैं। जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है। विश्वास ना हो तो अपने शेर को खोल कर देख लीजिए। ये बात है। युवक की बात सुनकर महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने एक सेवक को शेर का पिंजरा खोलने का आदेश दे दिया। राम सिंह, शेर का पिंजरा खोल दो। जो आज्ञा महाराज। फिर जैसे ही राम सिंह ने शेर का पिंजरा खोला कि शेर पिंजरे से बाहर निकलकर जोर से दहाड़ा। कर्र! हे भगवान, ये शेर जरूर इस युवक को खा जाएगा। अगले ही क्षण वह शेर युवक पर न झपटकर तेजी से महाराज उम्मेद सिंह के मंच की ओर दौड़ पड़ा। अरे, ये तो मंच की ओर आ रहा है। कहीं ये महाराज के ऊपर तो हमला नहीं करेगा? शेर को खुला देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। भागो, शेर आ रहा है, भागो भागो, शेर आया। तभी महल के झरोखों में बैठी हुई राजमहल की औरतें चीख पड़ी। अरे कोई महाराज को बचाओ। मंत्री जी, सेनापति जी, इस खूंखार शेर से महाराज की रक्षा करिए। उसी क्षण में वीर युवक एक छलांग लगाकर शेर के पहुंचने से पहले ही महाराज के सामने जा पहुंचा। आप घबराइए नहीं महाराज, ये शेर अब आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। युवक को देखकर शेर ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और वह युवक शेर से लिपटा हुआ मैदान में जा पहुंचा। सब लोग आश्चर्यचकित हो उन दोनों की कुश्ती देखने लगे। वाह, ऐसा द्वंद्व युद्ध तो हमने आज तक नहीं देखा। इस युवक का साहस तो देखो, कैसे शेर से कुश्ती लड़ रहा है। कुछ ही देर बाद युवक ने शेर के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर अपने दोनों हाथों से शेर को मुंह के बीच से चीर डाला। आए, इसने तो शेर के दो टुकड़े कर दिए। शेर को दो टुकड़ों में देखकर लोग वाह वाह कर उठे और महाराज ने उस युवक को अपने गले से लगा लिया। वाह, कमाल कर दिया इस युवक ने। तुम धन्य युवक, हमें तुम्हारी बहादुरी पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। तुम्हारा नाम क्या है युवक, और कहाँ रहते हो? मेरा नाम केशव पंडित है। मैं आपकी रियासत से लगे चूरामती गांव में रहता हूँ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर जैसे ही वह युवक जाने के लिए मुड़ा। ठहरो वीर युवक, क्या अपनी वीरता का पुरस्कार नहीं लोगे? आपकी जान बच गई, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और शेर से कुश्ती लड़ने का, वह मेरा शौक है, कोई पेशा नहीं महाराज। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। उसी क्षण एक व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ महाराज के सामने जा पहुंचा और सिर झुकाकर बोला। गजब हो गया महाराज। क्या हुआ सुमेर सिंह? महाराज, मैं और अरब का सौदागर अल बिन सूद इस उत्सव में भाग लेने के लिए आ रहे थे कि अचानक रास्ते में रेगिस्तानी टाकू खूनी कबूतर अरब के सौदागर और उसके साथियों को बंदी बना लिया। लेकिन मैं किसी तरह से बचकर आपको खबर देने के लिए यहाँ चला आया। खूनी कबूतर? खूनी कबूतर? इस नाम ने तो नाक में दम कर रखा है। उसने सारे रेगिस्तान में तबाही मचा रखी है। खूनी कबूतर का नाम सुनते ही महाराज गुस्से में आग बबूला उठे। समझ में नहीं आता इस खूनी कबूतर से हम कैसे निपटें। महाराज, आप ये काम मुझे सौंप दें, मैं इस खूनी कबूतर से निपट लूंगा। तुम अकेले कैसे उन डाकुओं से निपटोगे? तुम चाहो तो अपनी मदद के लिए हमारी फौज ले जाओ केशव पंडित। नहीं महाराज, मुझे इस काम के लिए आपकी फौज की नहीं, सिर्फ एक तेज जाबाज घोड़े की ज़रूरत है। ठीक है, तुम हमारा हीरा मन ले जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। धन्यवाद महाराज, मैं जल्दी ही खूनी कबूतर का सफाया करके आपसे मिलूंगा। उधर अल बिन सूद के कैद कर लिए जाने का समाचार उसकी पत्नी तथा बेटी को मिला तो वे चिंतित हो उठी। अब क्या होगा शहनाज बेटी? होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा अम्मी, लेकिन तुम चिंता ना करो। तुम्हारी ये बहादुर बेटी अपने पिता को खूनी कबूतर की कैद से छुड़ा कर लाएगी। क्या कहा? तू वहाँ जाएगी? नहीं नहीं, तुम उन डाकुओं को नहीं जानती। वे बड़े बेरहम और खूंखार दरिंदे। तुम शायद अपनी बेटी को नहीं जानती अम्मी, वह उन डाकुओं से भी ज़्यादा खूंखार है। अगले ही क्षण शहनाज ने अपने एक सेवक को आदेश दिया। सलीम बानो, तुम जल्दी से जाकर अपने आदमी को तैयार करो, हमें आज ही यहाँ से कूच करना है। जो हुक्म मानो। फिर कुछ ही देर में शहनाज अपने साथियों का एक काफिला लेकर रेगिस्तान की ओर चल पड़ी। चल गबरू, अब दुश्मनों को भी अपना कुछ कमाल दिखा दे। उधर केशव के वचन देने के बाद महाराज उम्मेद सिंह की चिंता का अंत हुआ। हमारे इलाके में उस सौदागर का बंदी बन जाना हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है मंत्री जी। महाराज, अगर आप मेरी सलाह माने तो आप तुरंत पीर साहब से जाकर मिले, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हम आज ही पीर साहब के पास जाएंगे मंत्री जी, हमारे जाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। उसी दिन महाराज उम्मेद सिंह अपने सेवक राम सिंह के साथ पीर साहब से मिलने के लिए चल पड़े। चलते चलते वे एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे। राम सिंह, तुम यहीं रुककर घोड़े की रखवाली करो, हम पीर साहब से मिलकर आते हैं। जो आ गया महाराज। महाराज उम्मेद सिंह एक पहाड़ी पर चढ़ गए।
उसके बाद घाटी में पहुंचकर महाराज उम्मेद सिंह ने एक पेड़ की खोज से बिगुल निकालकर उसे 3 बार बजाया। पी पी पी। बिगुल की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति उनके पास आकर खड़ा हो गया। आप क्या चाहते हैं महाराज? मैं पीर साहब के दर्शन करना चाहता हूँ खुदाबंद। महाराज की बात सुनकर वह व्यक्ति उल्टे पाँव वापस लौट गया। उस व्यक्ति के वहाँ से जाते ही महाराज ने अपने फेंटे से रुपए की एक थैली निकालकर पेड़ की खो में रख दी। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति वापस लौटा, चलो खुदाबंद। चलिए महाराज, पीर साहब आपको बुला रहे हैं। चलो खुदाबंद। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों एक गुफा में पहुंचे। आप यहाँ बैठिए महाराज, पीर साहब आ रहे हैं। अगले ही क्षण एक बूढ़ा व्यक्ति महाराज के सामने अपने आसन पर बैठ गया। कहो महाराज, अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? कुशल कैसी पीर साहब? डाकू खूनी कबूतर ने हमारे एक सौदागर दोस्त को लूट कर अपना बंदी बना लिया है। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? मदद पीर साहब, आप हमारे दोस्त को खूनी कबूतर की कैसे आज़ाद कर दीजिए। ये काम बड़ा कठिन है महाराज। तो क्या मैं आपके दरवाजे से निराश लौट जाऊँ? नहीं महाराज, मैं उस सौदागर को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे अल्लाह मालिक है। शुक्रिया पीर साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदाबंद, तुम महाराज को पहाड़ी के नीचे तक छोड़ाओ। जो पीर साहब। चलिए महाराज। खुदा हाफिज़ पीर साहब। खुदा हाफिज़ महाराज। उधर केशव पंडित अपने वफादार बहादुर बाज के साथ जब रेगिस्तान के इलाके में पहुंचा, लगता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। यहाँ हमें अपना वेश बदल कर काम करना होगा, इसलिए मैं वैद का रूप धारण करके किसी खेमे में ठहरने का ठिकाना ढूंढता हूँ। तुम चक्कर लगाया हो। शीघ्र ही वह उस खेमे पर पहुँच गया। भैया, मैं एक परदेसी हूँ और आज की रात काटने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम कौन हो और इस रेगिस्तान में क्या करने आए हो? मेरा नाम सुखेन है, मैं वैद हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ। फिर तो बड़े काम के आदमी हो। तुम यहीं ठहरो, मैं मालकिन से पूछ कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह बोला था, मालकिन ने तुम्हें ठहरने की इजाज़त दे दी है, लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई हथियार हो तो हमें दे दो। तौबा तौबा, हमारे पास हथियार कहाँ से आया भैया? हम तो हुकूमती आदमी हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं। अपना इत्मीनान कर लेने के बाद उस पहरेदार ने केशव को एक खाली तंबू में ले जाकर ठहरा दिया। ये रहा आपका खेमा वैदराज जी, इसमें तुम जब तक चाहो रह सकते हो। शुक्रिया पहरेदार जी। अगले दिन से सुखेन के खेमे में रोगियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई, किंतु सुखेन रोगियों के देखने से पहले उनसे अपना सवाल करता। तुमने डाकू खूनी कबूतर को देखा है? उसका खेमा यहाँ से कितनी दूर है? मुझे नहीं मालूम वैद जी। पता नहीं। इन खेमों की मालकिन कौन है? क्या नाम है उसका? थोड़ी देर बाद जब मरीज चले गए तो सुखेन अपने बिस्तर पर जा लेटा। अजीब लोग हैं यहाँ के, कोई कुछ बताना ही नहीं चाहता। उस समय डाकू खूनी कबूतर अपने तंबू में बैठा था। उसके पास दोनों तरफ 2 खूंखार कुत्ते बैठे अपनी जीभ लपलपा रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति ने उसके खेमे में प्रवेश किया। क्या खबर लाए हो माइक? सरदार, आज सुबह मैंने इस रेगिस्तान में एक सोने की चिड़िया को देखा था, जो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले न जाने कहाँ गायब हो गई। लड़की और मेरे इलाके में? असंभव। ज़रूर तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। नहीं सरदार, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे घोड़े पर जाते हुए देखा था। तो फिर तुमने कोई भूत देखा होगा। मैंने इस इलाके में इतना खून बहाया कि उन लोगों की आत्माएं मरने के बाद भी यहाँ भटक रही हैं और अक्सर लोगों को दिखाई पड़ जाती हैं। तभी एक डाकू ने खेमे में प्रवेश किया। सरदार, हमारे सीमा के 2 प्रहरी अभी अभी एक पीर फकीर को लेकर आए हैं। वह पीर आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। माइक, अब तुम भी जाओ, हम तुमसे फिर बात करेंगे। जो आ गया सरदार। तभी पीर साहब ने उसके खेमे में प्रवेश किया। ये पीर आज मुझे फिर अपनी नसीहत की घुट्टी पिलाने आया है। अगले ही क्षण, कहिए पीर साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खूनी कबूतर, आज हम फिर अपनी उसी नसीहत को दोहराने आए हैं। तुम अपने ही भाइयों को लूट कर उससे प्रातः दौलत पर अपने सपनों का महल खड़ा नहीं कर सकते। कौन भाई? किसका भाई? ये दुनिया बड़ी जालिम है पीर साहब, जिसने एक पालतू कबूतर को खूनी कबूतर बना दिया। यहाँ सब एक दूसरे को लूटने की ताक में रहते हैं। मैंने यहाँ जो देखा है सीखा है वही कर रहा हूँ। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम ये मत भूलो कि जिस दिन विनाश के बादल तुम्हारे सिर पर मंडराएंगे, उस दिन तुम्हारा ये रेगिस्तान जल उठेगा। तुम और तुम्हारे साथी बेमौत मारे जाएंगे। पीर साहब, आप अपनी ज़ुबान को लगाम दो। चीखो मत खूनी कबूतर। इस वक्त तो मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले तुम्हारे आदमियों ने एक सौदागर के काफिले को लूट कर उसे अपना बंदी बना लिया है। मैं उसी को लेने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अफसोस है पीर साहब कि वह सौदागर मेरे आदमियों के हाथों मारा गया। अब तो वह अल्लाह के दरबार में बैठा होगा। तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। तभी खूनी कबूतर ने अपने एक सेवक को अंदर खेमे में बुलाया। गोलू, पीर साहब का आदर सत्कार करके इन्हें हिफाजत से रेगिस्तान की सरहद के बाहर छोड़ाना। जो हुक्म सरदार। वह सेवक और साहब को अतिथि गृह में ले आया। आप यहाँ बैठिए पीर साहब, मैं आपके लिए जलपान लेकर आता हूँ। तभी माइक के साथ 2 अंग्रेज लुटेरे शराब के नशे में उस अतिथि गृह में आ पहुँचे। माइक, सुना है उस सौदागर की एक सुंदर बेटी भी है। तुम उस सौदागर से कहो कि वह इस कैद से छूटना चाहता है तो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में सौंप दे। वह सौदागर बहुत जिद्दी है, यानी उसने साफ साफ मना कर दिया कि वह अपनी बेटी का हाथ चोर डाकुओं के हाथ में नहीं देगा। सौदागर की बात सुनकर पीर साहब चौंक पड़े। इसका मतलब है कि खूनी कबूतर ने मुझे चकमा दे दिया। ये लोग ज़रूर उसी सौदागर की बात कर रहे हैं। ये लोग उसका पता बता सकते हैं। अगले ही क्षण, सुनो भाइयों,
तुम लोग अभी अभी किसी सौदागर की बात कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। तुझे उससे क्या बुड्ढे? जा अपना काम देख। यदि मैं यहाँ से चला गया तो फिर तुम कभी उस सौदागर की बेटी से नहीं मिल पाओगे। सुनो बाबा, तुम उसकी बात का बुरा न मानना, वह इस वक्त नशे में है। तुम हमें उस सौदागर की बेटी का पता बताओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस सौदागर का पता चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी अपने पिता से मिलना चाहती है। ठीक है, हम उसे उसके पिता से मिलवा देंगे। मुझे मालूम है कि वे लोग कहाँ कैद हैं। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस सौदागर की बेटी से मिलवा देता हूँ। हाँ हाँ चलो, देर किस बात की है, चलो। वे तीनों अंग्रेज लुटेरे पीर साहब के साथ चल पड़े। उधर अगले दिन सुखैन सोकर उठा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, मेरी कटोर और पिस्तौल कहाँ गई? लगता है मैं दुश्मनों के खेमे में फंस गया हूँ। लेकिन ये बहादुर भी अभी तक नहीं लौटा, कहीं खूनी कबूतर का शिकार तो नहीं बन गया। चलूँ पहले उसका पता लगाऊं। लेकिन जैसे ही वह खेमे से बाहर निकला, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा तो मार दूंगा। ये क्या बदतमीज़ी है भैया? क्या तुम अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हो? खामोश, आगे कोई सवाल ना करना। तुम चुपचाप अपने खेमे में चले जाओ, यही हमारी मालकिन का हुक्म है। अजीब सिरफिरी मालकिन है। पहले लोगों को अपने खेमे में ठहराती है, फिर न डराती है। तब सुकैन खेमे में जाकर अपना सिर थाम कर बैठ गया। ये सज़ा तो मुझे ठीक ही मिली, मुझ जैसे आदमी को घोड़े बेचकर नहीं सोना चाहिए था। खैर, अब तो किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। सारे दिन इसी तरह पड़े रहने के बाद शाम को वह पहरेदार एक जलती हुई मशाल लेकर खेमे में आया। चलिए वैदराज जी, आपके भी जाने का वक्त आ गया। सुखैन चुपचाप उसके पीछे चल दिया। शीघ्र ही दोनों बालू के विचित्र रास्ते से होते हुए एक भयानक जंगल की खो में जा पहुंचे। कमाल की जगह, जहाँ कोई दुश्मन भी आसानी से नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये खूनी कबूतर का अड्डा नहीं लगता। ये तो कोई और ही जगह लगती है। तभी एक युवती अपने मुंह पर नकाब डाले वहाँ दाखिल हुई। शेख, वे तीनों व्यक्ति कहाँ हैं जिन्हें कल रात पकड़ा गया था? वे सब एक खंभे से बंधे हैं मानो, मैं भी उन्हें लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वे उन तीनों व्यक्तियों को लेकर गुफा में लौटा तो युवती चौंक पड़ी। पीर साहब आप? हाँ बेटी, लेकिन तुम कौन हो? मैं अरब के सौदागर अल बिन सूद की बेटी शहनाज बानो। माफ़ करना पीर साहब, मेरे आदमी आपको पहचानते नहीं थे, इसलिए ऐसा सलूक कर बैठे। कोई बात नहीं बेटी, अगले ही पल। शेख, पीर साहब के बंधन खोल दो। जो मानो। इतना कहकर शेख ने पीर साहब के बंधन खोल दिए। आपके साथ ये तीनों फिरंगी कौन है? क्या आपके आदमी है पीर साहब? नहीं बेटी, ये तीनों डाकू खूनी कबूतर के आदमी हैं। मैंने चकमा देकर अपने साथ ले जा रहा था कि रास्ते में तुम्हारे आदमी ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद शहनाज सुकैन की ओर पलटी। कहिए वैदराज जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कौन हैं और इस तरह भेस बदल कर मेरे खेमे में क्यों है? मैं आपका दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। मैं जोधपुर के महाराज के कहने पर आपके पिता को खूनी कबूतर के पंजों से छुड़ाने के लिए यहाँ आया था कि कैद कर लिया गया। इस बात का कोई पक्का सबूत? उनका हीरामन घोड़ा है जिसे आपके आदमी मेरे खेमे से खोलकर यहाँ ले आए। लेकिन आपने अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया, क्या नाम है आपका? केशव पंडित। केशव पंडित की तरफ से पूरी तरह आश्वस्त हो जाने के बाद शहनाज ने एक जोरदार घूसा माइक के काल पर जमा दिया। बोल कुत्ते, मेरे पिता को कहाँ बंद कर रखा उस खूनी कबूतर ने? मार डाला। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम तो अभी मालूम पड़ जाएगा तुझे। अब तू बोल कुत्ते। हाय, मार डाला। तभी शहनाज ने अपने सेवक को हुक्म दिया। शेख, इन तीनों फिरंगियों को ले जाकर जिंदा जला दो। जो मानो। नहीं नहीं, हमें जिंदा मत जलाओ, मैं तुम्हें सौदागर का पता बता देता हूँ। तो फिर जल्दी पक। सरदार ने उन्हें रेगिस्तान की उत्तरी दिशा में एक काली गुफा में कैद कर रखा है। तुम्हारे सरदार का खेमा कहाँ है और उस खेमे में कितने लोग हैं? उनका खेमा पूरब की ओर एक बालू के पहाड़ के पीछे है। उनके दल में 500 लोग हैं, सब हथियार से लैस है। लेकिन तुम लोगों की सरदार से क्यों दोस्ती है? तुम लोग उसकी क्या मदद करते हो? हम लोग सरदार को गोला बारूद के अलावा बंदूकों के कारतूस भी सप्लाई करते हैं, और कभी वक्त पड़ने पर हम लोग उनकी लूट में भी मदद करते हैं, जिसके बदले वे हमें लूट का चौथाई हिस्सा देते हैं। साथ ही हमारे खाने पीने और रहने का प्रबंध भी करते हैं। ओह, तो ये चाल खेली है तुम फिरंगियों ने? इन लोगों को अपना माल भी बेचते हो, उनके लूट में हिस्सा भी लेते हो? तभी अब इन सब का क्या किया जाए बानो? कल इन तीनों का सिर काटकर खूनी कबूतर को तोहफे में बेच देना शेख। रहम, हम पर रहम करो बानो। उसके बाद शेख और उसके साथी तीनों गुफा से बाहर ले गए। तभी बहादुर बाज के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। बाज की चोंच में कागज़ का एक टुकड़ा लगा था। ओह, तुम सही सलामत लौट आए। अरे, इस बाज की चोंच में कागज़ का टुकड़ा कैसे लगा है? शायद कोई पत्र लगता है, ज़रा खोल कर पढ़ो तो बेटा। तब केशव ने वह पत्र खोलकर पढ़ा। मेरे अजनबी दोस्त, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात को देखकर लगता है कि तुम खुदा के बंदे हो और मुझे इस नरक से छुड़ाने के लिए आए हो। मैं इस पत्र में यहाँ तक पहुँचने का पूरा नक्शा बनाकर भेज रहा हूँ। पत्र जोधपुर के महाराज के पास पहुँचाने की कृपा करें। खुदा हाफिज, एक मुसीबत ज़दा दोस्त, अलविदा सूद। पत्र सुनकर शहनाज बानो खुशी से उछल पड़ी। अरे, ये तो मेरे बाबा का पत्र है। खुदा का शुक्र है कि वे जहाँ भी हैं सही सलामत तो हैं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है बेटी। अब इस नक्शे के द्वारा हम आसानी से बिना कोई खतरा मोल लिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप सब लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है पीर साहब, मैं अकेले ही वहाँ जाऊँगा। आप यहाँ अपनी तैयारी रखें।
जाओ बेटा, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर केशव अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चल पड़ा। ये एक इत्तेफाक था कि केशव पंडित की शक्ल माइक से बहुत कुछ मिलती जुलती थी, इसलिए उसने खूनी कबूतर के खेमे में जाकर उसका फ़ायदा उठाने का निश्चय किया। केशव जब खूनी कबूतर के खेमे में निकट पहुंचा तो दूर बालू के एक टीले के ऊपर से एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान के सुनसान इलाके में रोशनी कैसी? अगले ही क्षण, चल बहादुर, इस रोशनी का पता लगाते हैं। रात के अंधेरे में छिपता हुआ जब वह उस टीले के निकट पहुंचा तो उसे एक आदमी बालू के टीले पर खड़ा अपने हाथ की लालटेन को हिला रहा था। अरे, ये तो किसी को इशारा कर रहा है। तभी उसे दूसरी तरफ से एक और रोशनी आती हुई दिखाई दी। बहादुर, वह देख, उस दूसरे टीले से भी ऐसी रोशनी हिलती नजर आ रही है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका भेद मालूम करना ही पड़ेगा। उसी क्षण पहले टीले वाले ने अपनी लालटेन नीचे रख दी। उसके लालटेन नीचे रखते ही केशव ने उस पर छलांग लगा दी और उससे उलझता हुआ टीले से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही केशव ने अपने एक हाथ से उसका मुंह दबाकर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन तोड़ डाली। फिर जल्दी जल्दी केशव ने उस आदमी को वहीं बालू में दबा दिया। चल बेटा बहादुर, उठा ले ये लालटेन और हो जा शुरू। मैं तब तक दूसरे टीले का राज मालूम करके आता हूँ। अगले ही क्षण बहादुर ने लालटेन को हिलाना शुरू कर दिया। जब केशव दूसरे टीले पर पहुंचा तो उसे एक अपरिचित आवाज़ सुनाई दी। ना जाने बाज इस काले खां को क्या हो गया जो बार बार रोशनी दिखाकर सब कुछ ठीक ठाक होने का फिर से संकेत मांग रहा है। तब वह व्यक्ति भी अपनी लालटेन ऊंची उठाकर फिर से इशारा करने लगा कि अचानक केशव ने उसे भी पीछे से दबोच लिया और गला दबाकर मार डाला। फिर उसे भी बालू में दफन करने के बाद केशव लालटेन लेकर टीले से नीचे उतरा। उधर अल बिन सूद चिंता में डूबा हुआ था कि अचानक अपने सामने एक अजनबी आदमी को देखकर चौंक पड़ा। कौन हो तुम? एक अजनबी दोस्त जिसके बहादुरबाज के हाथों तुमने संदेश भिजवाया था। लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे बेटा? डाकुओं की इस जगह का तो किसी को भी पता नहीं है, तुम्हारे भेजे हुए नक्शे के द्वारा। तभी उसे किसी के वहाँ आने की आहट सुनाई दी। शायद कोई आ रहा है, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, अभी मुझे और भी काम है। आइएगा। आएगा कौन? वही खूनी कबूतर या फिर उसका अंग्रेज चमचा जिसे सरदार ने अपने ज़्यादा मुंह लगा रखा है? केशव के वहाँ से हटते ही खूनी कबूतर उस सौदागर के सामने आ खड़ा हुआ। मैं आज अपने सवाल का जवाब लेने आया हूं अलविन सूद। बोलो तुम्हारा क्या उत्तर है? ज़रा मुझे सोचने का मौका दो। मैं इतनी जल्दी इस मामले में कैसे फैसला कर सकता हूँ? इसमें सोचने की क्या बात है बुड्ढे? तुझे अपनी बेटी के लिए मुझसे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा, जिसके पास दौलत है, शौहरत है और जो रेगिस्तान का बेताज बादशाह कहलाता है। मैं सिर्फ एक सप्ताह का ही तो समय मांग रहा हूँ, और एक सप्ताह का मतलब क़यामत तो नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन का और समय देता हूँ, लेकिन याद रहे कि तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम स्वयं अपनी मौत के जिम्मेदार होगे। खूनी कबूतर के जाति केशव वहाँ आ गया। ये मौका अच्छा है आपके यहाँ से भाग जाने का, लेकिन मेरे दूसरे साथी, उनका क्या होगा? उनकी आप चिंता ना करिए, मैं उन्हें भी यहाँ से निकालने का इंतज़ाम कर लिया है। इसलिए आप मेरे, शेरा और बहादुर के साथ यहाँ से निकल जाइए, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर केशव अलबिन सूद को वहाँ से लेकर चल पड़ा। शीघ्र ही अलबिन सूद शहनाज बानो के खेमे में पहुँच गया। बाबा, कौन बानो, तुम यहाँ कैसे चली आई? तभी केशव भी वहाँ पहुँचा। पीर साहब, आप इन लोगों को लेकर तुरंत महाराज उमेश सिंह के पास चले जाइए। हम तब तक अपना काम निपटा कर शीघ्र ही जोधपुर पहुँच जाएंगे। नहीं बेटे, तुम युद्ध की मोर्चाबंदी से भी वाकिफ़ नहीं हो, इसलिए मेरा तुम लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तब अजीब, तुम बाबा को लेकर फ़ौरन जोधपुर चले आओ। जो हुक्म मानो। अगले दिन खूनी कबूतर के खेमे में आकर एक डाकू ने उन्हें सूचना दी। सरदार, दूर रेगिस्तान के रास्ते से एक काफिला गुजर रहा है, बिना हमारा आज्ञा पत्र लिए। जाओ। शीघ्र ही वह डाकू अपने दल के साथ उस काफिले के निकट पहुंचा। कौन हो तुम, और बिना हमारे सरदार का आज्ञा पत्र लिए कैसे इस रास्ते से गुजर रहे हो? इस रेगिस्तान का कोई ठेका ले रखा तुम लोगों ने? लगता है तुम लोगों ने डाकू बेरहम खां का नाम नहीं सुना। ये किस चूजे का नाम है भाई? चूजा? ओ फाख्ता की तुम, शेर को चूजा बताता है? वह तो रेगिस्तान का भेद वह तो इस रेगिस्तान का बेताज बादशाह है। सुनो बानो, ये चूहा कैसे टल्ल मार रहा है? कबूतर की औलाद, ये तू किससे गुटरगू कर रहा है? कौन है इस पालकी के अंदर? तेरी आपा। तभी उस डाकू ने पालकी का पर्दा हटा दिया। खूबसूरत लड़की, वाह! इस नायाब तोहफे को देख कर तो सरदार खुश हो जाएगा। तो फिर चलो इसे अपने साथ। ना 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 डाकू जी, ऐसा गजब ना करना। ओह, ये तो हसीना किसी कोठे की जीनत है। वाह, फिर तो आज की रात मुजरे की रात होगी। मुजरा, मज़ा आ जाएगा। मुजरे की नहीं बच्चू, मातम की। अगले ही क्षण शहनाज बानो का काफिला उन डाकुओं के साथ चल पड़ा। उधर केशव लोगों की नज़रों से छिपता हुआ उस खेमे तक पहुंच गया जहां अल बिन सूद के अन्य साथी भी कैद थे। उसने जल्दी से उन सब लोगों को उस खेमे से बाहर निकाल दिया। तुम सब लोग एक जगह खड़े रहो, मैं तुम्हें ही थाम देता हूँ। शुक्रिया दोस्त, खुदा हाफिज। उन लोगों के निकल जाने के बाद, बाज, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हें उन डाकुओं की बंदूकों को उठाकर हमारे पास लाना है। और बहादुर अपने मालिक का आदेश पाते ही चला गया।
उस समय खेमे में सब डाकू बेखबर सोए हुए थे। बहादुर ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में केशव ने डाकुओं की बंदूकें और कारतूस अलबिन सूद के आदमियों को सौंप दी। तुम सब लोग इन हथियारों को लेकर रेगिस्तान में चारों ओर फैल जाओ और डाकुओं से मोर्चा लेने के लिए तैयार रहो। दूसरी तरफ मैदान में नाच गाने की महफिल जगी हुई थी। सब डाकू शराब भी पी रहे थे और बानों का नाच भी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वे लोग नशे में बहकने लगे। वाह, क्या कयामत है, क्या बिजली है, चलट, ये ना तो बिजली है ना कयामत है। धीरे धीरे शहनाज बानो ने नित्य ही नित्य में खूनी कबूतर की पिस्तौलों को उसी पेटी से खींचकर उन सब में नकली गोलियां भर दी। तभी पहरे पर तैनात डाकू बौखलाए हुए से वहां पहुंचे। गजब हो गया सरदार, हमारी सब बंदूकें कारतूस गायब है। सुनो दोस्तों, इन सब की बंदूकें हवा हो गई। वाह, शराब हमने पी और नशा इन्हें चढ़ रहा है। नहीं सरदार, मैं सच कह रहा हूँ, हमारी बंदूकें गायब हैं। मुझे तो गड़बड़ लगती है। थाए थाए फड़ाम फड़ाम। अरे, ये गोला बारूद की आवाज़ कैसी? उसी क्षण खेमे के सब डाकू भी चौंक पड़े। सरदार, हमारी बंदूक है। अब क्या तुम्हारी बंदूकों को भी पर लग गए? बंद करो ये नाच गाना। क्या हुआ सरदार, ये धमाकों की आवाज़ है कैसी? क्या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया आप पर? तभी केशव अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। क्या हुआ सरदार? बेरम खा चकमा खा गए? कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हारी मौत, और मौत को किसी भी जगह आने के लिए किसी के आज्ञा पत्र नहीं लेना पड़ता। खूनी कबूतर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं अभी तुझे बताता हूँ कि कौन किसकी मौत है। इतना कहकर खूनी कबूतर जल्दी से इतना कहकर पिस्तौल निकाल ली थी और फिर जैसे ही उसका ट्रिगर दबाया जो चौंक पड़ा। धोखा, कहाँ है वह बिजली जिसने मेरी पिस्तौल की गोलियां निकालनी? पकड़ो, झोंक में सरदार। तभी कुछ डाकुओं के भयंकर चित्कार ने उसे अचंभे में डाल दिया। मर गए, हाय मार डाला। सरदार भागो, वरना बेमौत मारे जाएंगे। फिर जैसे ही खूनी कबूतर ने वहां से भागना चाहा कि शहनाज बानो ने अपनी कटार उसके पेट में घोंप दी। खचाक, ओ मर गया। तू भाग कर खा जाता कुत्ते। उसी क्षण पीर साहब उसके सामने आ गए। खूनी कबूतर, देख लिया अपने पापों का अंजाम। इसलिए तुमसे मैं बार बार कहता था कि तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, लेकिन तुम नहीं माने। तो ये सब आपका रचा हुआ नाटक था पीर साहब। कितना बड़ा विश्वासघात किया आपने। खूनी कबूतर, दोस्त से बढ़कर भी एक और चीज़ होती है इंसानियत। मैंने इंसानियत की रक्षा के लिए इस चक्रव्यूह की रचना की। ये पाप नहीं, पुण्य है। पीर साहब, वह देखिए, इस पापी के पास से पूरा रेगिस्तान जल रहा है। तभी महाराज उमेश सिंह भी वहाँ पहुंचे। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं केशव पंडित कि आज तुमने खूनी कबूतर से पूरे रेगिस्तान को छुटकारा दिला दिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया महाराज, ये तो मेरा मानव धर्म था। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बिना पुरस्कार के खाली हाथ जा रहे हो केशव पंडित? अपना पुरस्कार तो लेते जाओ। क्षमा करें महाराज, मैं अपना उपकार नहीं बेचता। इतना कहकर केशव पंडित वहां से जाने के लिए पलट पड़ा। बड़ा विचित्र लड़का है, मुझे तो कोई फरिश्ता लगता है। उसी समय मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ और डाकू खूनी कबूतर के सब खेमे एक साथ धूं धूं करके जलने लगे। अब मैं भी चलता हूँ महाराज, मेरी भी नमाज का वक्त हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं गोयल कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।